60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी और उसकी तुलना में जो रिप्लेसमेंट होना चाहिए था, जिसको हम कहते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन, यानी 15 से लेकर के 60 तक की आयु के लोगों की संख्या जनसंख्या में घटने लगी। इस जनसंख्या नीति के कारण इसका असर वहां के वर्किंग पॉपुलेशन पर पड़ा है और ये चिंता जाहिर की जाने लगी कि इसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। चीन में 2 के बजाय 3 बच्चे पैदा करने की छूट पर यह कहना है आनंद प्रधान का, जो मीडिया मामलों के विशेषज्ञ और IIMC में प्रोफेसर हैं। नमस्कार, आज है बुधवार 2 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना के लगातार कम होते मामलों के बीच देश में अनलॉक की प्रक्रिया जिलों के पॉजिटिविटी रेट और वैक्सीनेशन की संख्या पर आधारित। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अनलॉक के लिए 5% से कम हो पॉजिटिविटी रेट और इलाके की 70% आबादी को लग चुका हो टीका। देश में महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में मई के महीने में हुई सबसे ज्यादा मौतें। राजधानी में मृत्यु दर कई बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा। उधर ब्रिटेन में मंगलवार को पहली बार कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। देश में महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। चीन में 41 साल का एक शख्स H1N1 बर्ड फ्लू से संक्रमित। पहली बार किसी इंसान में मिला बर्ड फ्लू का ये स्ट्रेन। ICC ने जारी किए अगले 8 साल के फ्यूचर टूर प्रोग्राम। कहा साल में 2 बार होगा T20 वर्ल्ड कप। 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में 2027 से खेलेंगी 14 टीमें। फिर से आयोजित होगी चैंपियंस ट्रॉफी। आप खबरें काम की। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स को वैक्सीनेशन में दी जा रही प्राथमिकता। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बनाए गए गार्जियन बूथ। महामारी की वजह से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट से होंगे एडमिशन। फिलहाल एंट्रेंस एग्जाम का विकल्प नहीं। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, चीन ने क्यों किया अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं मीडिया मामलों के विशेषज्ञ और IIMC में प्रोफेसर आनंद प्रधान से। हाल ही में जारी हुए जनसंख्या के आंकड़ों के बाद चीन ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। वहां अब 3 बच्चे पैदा करने की छूट दे दी गई है। बूढ़ी होती आबादी और जनसंख्या बढ़ने की धीमी रफ्तार की वजह से ये फैसला किया गया है। आनंद प्रधान जी, चाइल्ड पॉलिसी को लेकर हमेशा से सख्त रहा दुनिया में अब भी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन इस नीति में ढील देने को क्यों मजबूर हुआ है? देखिए, इसकी कई वजहें हैं और जब से 1980 में सबसे पहले चीन ने एक बच्चे की पॉलिसी लागू की थी कि हर परिवार में 1 से ज्यादा बच्चा नहीं हो सकता, तो उस समय उस दौर में अगर आप देखेंगे 70 और 80 का दौर वो है जब चीन और भारत और दुनिया के और विकासशील देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी चिंता की वजह थी। दुनिया के और देशों में तो जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां अपनाई गई, लेकिन चीन में सबसे ज्यादा कड़ाई से यह नीति लागू की गई। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने ये फैसला किया कि वहां पर सभी जो परिवार हैं उसमें 1 से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1980 के बाद से जो अगले 3 दशक थे, उन दशकों में चीन में की जनसंख्या में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि चीन की जो जनसंख्या थी जिस तरह से बढ़ रही थी, उसमें बढ़ोतरी में तो कमी आई, जो उनका पहला लक्ष्य था कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है, लेकिन उसमें जो विसंगतियां पैदा हुई, क्योंकि चीन भी एक विकासशील देश है और भारत की तरह का ही देश है, वहां पर मेल चाइल्ड को यानी पुरुष बच्चे को प्राथमिकता है। तो नतीजा ये हुआ कि हर परिवार में जब एक बच्चा चाहिए तो उन लोगों ने
मेल चाइल्ड को, यानी कि पुरुष बच्चे को प्राथमिकता देना शुरू किया, लड़के को प्राथमिकता देना शुरू किया। और लड़के को प्राथमिकता देने के कारण लड़कियों की संख्या बहुत तेजी से गिरी। आज चीन में स्थिति ये है कि करीब 3 करोड़ के आसपास लड़के ऐसे हैं, युवा ऐसे हैं जो बिना शादी के हैं, जिनके मुकाबले में उनको मैच नहीं मिल रहा है। 3 करोड़ की जनसंख्या बहुत होती है, जो कि कनाडा की जनसंख्या के बराबर है। तो एक तो ये फर्क आया। दूसरा फर्क ये आया कि उनके यहाँ जो अधिक उम्र के 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी, और उसकी तुलना में जो रिप्लेसमेंट होना चाहिए था, जिसको हम कहते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन, यानी 15 से लेकर के 60 तक की आयु के लोगों की संख्या जनसंख्या में घटने लगी। इस जनसंख्या नीति के कारण इसका असर वहां के वर्किंग पॉपुलेशन पर पड़ा है, और ये चिंता जाहिर की जाने लगी कि इसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी। दूसरी इसकी आशंका ये है कि जब आपके पास इस एज ग्रुप के लोग नहीं होंगे, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, तो कंजम्पशन पर भी असर पड़ेगा, यानी लोगों जो मांग है और जो खपत है, इस पर भी असर पड़ेगा, और इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि सामाजिक स्तर पर इतनी बड़े असंतुलन इसने पैदा किए चीनी समाज में, कि एक तरह से आज चीन मूलतः पुरुष प्रधान देश हो चुका है। वहां की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या घट चुकी है, और इसके कारण कई तरह की सामाजिक विसंगतियां, क्राइम बढ़ना, ये सब समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इसके कारण पिछले 10-15 सालों से चीन में इस नीति पर पुनर्विचार चल रहा है। 2013 के बाद उन्होंने इसको रिलैक्स करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ये फैसला किया कि जो परिवार एक बच्चे के परिवार हैं, जिनमें से भी मदर या फादर दोनों अगर एक बच्चे के परिवार से आए हैं, यानी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी से आए हैं, तो उनको 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दी। और 2016 में आते आते उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज करके सभी को 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दी। लेकिन चीन की जनसंख्या में इतना गहरा परिवर्तन आ चुका है, महिलाओं की संख्या इतनी कम हो चुकी है, चीन में एक परिवार में 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करना या 2 बच्चे पैदा करना इतना मुश्किल हो चुका है कि आज ये स्थिति हो गई है चीन में कि अगर 2 बच्चे आप पैदा करेंगे तो उनको खिलाने का, उनका जो खर्च है वो बहुत मुश्किल है, और इसके कारण भी 2 बच्चे नहीं पैदा हो रहे। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि 2016 में जब ये नीति लागू की गई कि 2 बच्चे आप पैदा कर सकते हैं, उसके बाद भी 2017, 18, 19 और 20 चारों साल लगातार वहां के जो यंग बच्चे हैं, जो बच्चों की पैदाइश की दर है, वो लगातार गिरती गई। चीन में आज ये स्थिति होगी जो सबसे बड़ी चिंता है, और ये एक तरह से डेमोग्राफिक डिजास्टर, यानी जनसांख्यिकीय दुर्घटना की तरफ जा रही है, कि वहां जो महिलाओं में फर्टिलिटी रेट है वो घटकर 1.3 रह गई है। सरकार वहां की हालांकि कहती है कि 1.6 है, लेकिन जो रिप्लेसमेंट रेट मानी जाती है कि जो जनसंख्या को संतुलित रखती है, वो 2.1 है। यानी एक महिला अपने फर्टिलिटी के एज में कम से कम 2.1 बच्चे अगर पैदा करे ऑन एन एवरेज, तब वो जनसंख्या एक नॉर्मल तरीके से बढ़ती है, जिसमें युवा लोगों की संख्या भी पर्याप्त होती है। लेकिन वो घट करके 1.3 के आसपास आ चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि 2027 के बाद ये नेगेटिव हो जाए, यानी कि ये एक तरह की जनसंख्या में बहुत बड़ा असंतुलन पैदा कर सकता है। इसके कारण जल्दबाजी में आप देखिए कि पिछले 7-8 सालों में चाइना ने 1 बच्चे की पॉलिसी से उसको बढ़ा के 2 किया, और 2 जब 2016 में किया, अब उसको 2021 में 3 कर दिया। सवाल ये है कि आप 3 बच्चों की पॉलिसी तो आपने कर दी, लेकिन जो 2 बच्चों की पॉलिसी थी वही सफल नहीं हुई। उसके बावजूद जनसंख्या घटती जा रही है। तो 3 भी होने के बावजूद आपने जब अलाउ कर दिया है, तो भी क्या इसके लिए अनुकूल माहौल बन पाया है? क्या इतनी महिलाएं हैं? क्या इतने युवा हैं? क्या युवाओं में ये जो अभी बच्चों के लालन पालन का खर्च है, उनकी शिक्षा का खर्च है, हालांकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि उसका खर्च उठाएंगे, और उसके लिए उन्होंने कई तरह के हाउसिंग में, टैक्सेस में रिलैक्सेशन वगैरह की बात कही है, लेकिन अभी तो लगता नहीं है कि जल्दी ही इसमें कोई बड़ा बदलाव हो पाएगा। जी, विशेषज्ञ भी इस नई पॉलिसी पर इसी तरह की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बेहतर लाइफस्टाइल की वजह से वहां पर शहरी कपल्स बच्चे ही पैदा नहीं करना चाहते।
अब इससे होगा ये कि शहरी आबादी के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, जिससे वहां गरीबी और रोजगार का दबाव होगा, तो असमानता और बढ़ेगी। ये देखिए, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कई तरह की विसंगतियां वहां चीन की जनसंख्या में और जनसंख्या नीति के कारण पैदा हुई हैं, वो आने वाले समय में कई और भी विसंगतियां पैदा कर सकती हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ा, ये पूरी दुनिया का ट्रेंड है कि जहां भी वेल्थ बढ़ता है, जहां भी शिक्षा बढ़ती है, लोगों की में अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, वहां पर आम तौर पर ये देखा गया है कि जनसंख्या की दर घटती है। ये कहा ही जाता है, और भारत जैसे देशों के लिए और दुनिया के और विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जहां हमारे भारत में भी बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि हमें चीन की तरह की कड़ी जनसंख्या नीति बनानी चाहिए। उन सब लोगों के लिए चीन की ये फेलियर या जो विफलता है, ये एक सबक है कि जब भी आप जबरदस्ती करते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि आज चीन में जो कई बार बहुत सारे जो जनसंख्या विशेषज्ञ कहते हैं कि द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इज एजुकेशन, डेवलपमेंट। तो जो विकास है वही सबसे बड़ा जनसंख्या नियंत्रण का तरीका है। तो आप अगर विकास करें, लोगों को शिक्षा दें, लोगों को रोजगार दें, एक बेहतर भविष्य दें, तो जनसंख्या अपने आप नॉर्मल तरीके से कम होने लगती है, उसके वृद्धि की रफ्तार कम होने लगती है। तो चीन के इस विफलता में और नीतियों को जिस तरह से उनको पलटना पड़ रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है। और वैसे तो देखिए कि दुनिया के तमाम देशों के लिए ये एक चिंता की बात है। जापान ने इसको बहुत पहले से फेस करना शुरू किया। 90s के बाद, 90 के दशक के बाद जापान की जनसंख्या में वृद्धों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, रिटायरीज की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां इकोनॉमी एक तरह से लगातार कॉन्ट्रैक्शन में है, उसकी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि एक कंज्यूमिंग क्लास वहां पर नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए, दुनिया भर के लिए सबक है चीन की विफलता में और चीन की जनसंख्या नीति की इस विफलता में। जी, कहा जा रहा है कि 2026 से 2030 के बीच युवा और कामगार लोगों की वहां बेहद कमी हो सकती है। तो क्या चीन की जनसंख्या गिरावट का असर दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर उद्योग चीन पर निर्भर है? निश्चित तौर पर, और ये चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह यही है। और चीन इसीलिए ज्यादा परेशान है क्योंकि ये इसके सीधे उसकी अर्थव्यवस्था पर और खास करके उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर डालेगा, क्योंकि चीन की जो सबसे बड़ी अट्रैक्टिवनेस थी, जहां सारी इंडस्ट्री और पूंजी गई विकसित देशों की तरफ से, कि वहां एक सस्ता लेबर और डिसिप्लिन लेबर सप्लाई हो रहा था। लेकिन अब अगर युवा आबादी वहां की जनसंख्या में घटती जा रही है, तो इसका नतीजा ये है कि वहां वर्किंग फोर्स कम है। दूसरा, जैसे देखिए दुनिया के और देशों में, अमेरिका में भी वहां की जो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, युवाओं की संख्या कम है, पर अमेरिका पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। वहां बहुत बड़ी संख्या में युवा जाते हैं पूरी दुनिया से, और खास करके टैलेंटेड युवा वहां जाते हैं। वर्किंग फोर्स वहां कमी नहीं हो पाती। लेकिन चीन में संभवतः ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि चीन की जो और नीतियां हैं वो शायद दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों को आकर्षित नहीं कर सकती हैं। तो ये चीन के लिए एक डिजास्टर हो सकता है, और उसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा, क्योंकि अभी वो पूरी दुनिया का एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंजन, और मैन्युफैक्चरिंग इंजन के रूप में अगर वो आने वाले दशकों में इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि उसके पास ट्रेंड और क्वालिफाइड वर्किंग फोर्स नहीं होती है यंग एज में, तो वो निश्चित तौर पर उसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जी, आनंद प्रधान जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान में खुले यूरोपीय बाजार, एशियाई बाजारों में भी तेजी। पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1953 में ब्रिटिश राजगद्दी पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी। 1956 में फिल्मकार मणि रत्नम का जन्म। 1988 में बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राज कपूर का निधन। बात करते हैं मौसम की। देश में इस बार सामान्य रहेगा मॉनसून। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य बारिश का अनुमान। वहीं पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में सामान्य से कम रह सकती है बारिश। मध्य भारत में होगी सामान्य से अधिक।
अब बारी सुविचार की। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू ने कहा था, एक देश की महानता, बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निर्भर है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।